नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यूज़ और उनकी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, इस वीडियो में हम गणित के 20 प्रश्न हल करेंगे जो जेल पहेली में पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। इनको हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे और आने वाली वीडियो में बाकी प्रश्न पत्र भी हल करेंगे। इसके साथ साथ हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र भी हम व्याख्या सहित आपके लिए हल कराएंगे। हमारी चैनल पर आपके लिए पुलिस आरक्षक के पूर्व प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप वह भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है तो 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय है वो हमें ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र हमें पता है, जब चाल और दूरी दी गई है तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी आ जाएगी 356 और चाल हमें दी गई है कितनी, 16। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ कितना बच गया 3, तो हो गया ये 36, 16 दूनी 32। अब देखिए ये शेषफल कितना आ रहा है 4। देखो यहाँ पे 32 हो गया था जबकि तो शेषफल कितना आ रहा है 4। अब देखिए दशमलव लगा देंगे यहाँ पर और हम भाग, देखो जो शेषफल 4 बचा, यहाँ पर घंटा था, अब उसमें से ये 4 बचा है तो ये एक तरफ से 1 घंटे का चौथाई भाग बच रहा है। 1 घंटे का ये चौथाई भाग बच रहा है, जो दशमलव के बाद आ रहा है, मतलब जो शेषफल बच रहा है वो 1 घंटे का चौथाई भाग है। और हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 का चौथाई भाग होता है 15, तो ये आ गया 0.15, मतलब 22 घंटे 15 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यही करेक्ट आंसर। प्रश्न है, वाई अक्ष से बिंदु 6-1 की दूरी पूछी गई है। तो आपके लिए बता दें, वाई अक्ष से दूरी कहलाती है, जब भी कभी पूछा जाता है वाई अक्ष से दूरी तो वो होता है एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी अर्थात एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो वो होता है वाई का निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति से यह प्रश्न पूछा गया है। क्या आप निर्देशांक ज्यामिति पूरी पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा देंगे। बस आप कमेंट करके बताइए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग पढ़ना चाहते हैं। देखिए बिंदु 2 होते हैं, किसी भी बिंदु में 2 चीजें होती हैं, एक तो x का निर्देशांक, एक y का निर्देशांक। तो जब y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो वो होता है x का निर्देशांक। तो यहाँ पे x का निर्देशांक है 6, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, यदि एक कैंडी बार का वजन है 40 ग्राम तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार आएंगी। अब देखिए यहाँ दिया गया है किलो और ये एक कैंडी का वजन कितना है 400 ग्राम। तो सबसे पहले हम इस 4 किलो के लिए ग्राम में बदल लेंगे। तो 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम, तो 4 किलो में होगा ये 4000 ग्राम और एक कैंडी का वजन है 40 ग्राम। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा 100। ये हो जाएगा इसका 4th आंसर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, यदि एक व्हेल शार्क है प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैर रही है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। पहले क्वेश्चन का वाला ही सूत्र लगेगा। यहाँ पर अब हमसे क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 5 और समय दिया गया है 3, तो 5 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो दूरी आ जाएगी 15 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे प्रति घंटा किलोमीटर में दिया गया है तो आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ये इकाइयाँ बहुत ध्यान रखने की होती है मित्रों, कभी कभी परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए इकाइयाँ बदल दी जाती हैं और ऐसे में उत्तर गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। देखो कुल कभी भी जब भी प्रतिशत आता है तो वो कुल होता है 100%, ठीक है ना। अब 40 उसने पैदल तय कर लिया, ठीक है ना, 40 पैदल तय कर लिया, तो शेष जो बस से तय किया है ये कितना होगा, ये होगा 60%, ठीक है ना। 40% जब पैदल तय कर लिया है तो जो शेष है वो कितना बचा, 60%। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखो प्रतिशत में कितना दिया गया है 60%,
कुल दूरी है 80, 40 उसने तय कर ली है, तो हमें बस के द्वारा ज्ञात करनी है। तो 80 गुणे 60/100। अब आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, देखो 80 है कुल दूरी, ठीक है ना, 40 उसने पैदल तय कर ली है और शेष बस के द्वारा। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, बस के द्वारा, तो शेष बचा था 60%, इसलिए हम यहाँ पर 60 का गुणा कर रहे हैं 80 में। शून्य से शून्य काट दिए जाएंगे, 8 6 48, तो ये आ जाएगा 48। 48 इज अ राइट आंसर, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, मतलब 50 छात्रों पर एक सेब है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की जरूरत होगी। सीधी सी बात है, हमें 225 में भाग दे देना है कितने का, 50 का, क्योंकि एक सेब प्रतिनिधित्व कर रहा है 50 छात्रों का, तो 225 का कितने सेब करेंगे, तो हम 50 का भाग दे देंगे। भाग देंगे हो जाएगा ये हो जाएगा 2 4.5, 5 चौके, अरे 50 चौके हो जाएंगे 200, बचे दशमलव, तो 0.5 आ जाएगा। 4.5 इज अ राइट आंसर। अगला है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, ठीक है, एक पैकेट में कितने पात्र हैं, 14 पात्र हैं, और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। अब देखो एक पैकेट, सबसे पहले कह रहे हैं कि एक पैकेट में कितने हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, ठीक है, और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, तो हम ये गुणा कर देंगे, ठीक है ना, ताकि हमें एक पैकेट में कितने हैं ये पता चल जाए। देखो एक पैकेट में है 14 पात्र, तो यहाँ हमने लिख दिया 14, और एक पात्र में है 8, तो यहाँ गुणा में 8, तो ये जो गुणा आएगा, गुणा कितना आ जाएगा 112, तो 112 आ जाएगा। तो ये एक पैकेट में कैप्सूलों की संख्या है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं, तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पे भाग दे देंगे। कुल कितने कैप्सूल हैं, 23,520, और एक पैकेट में कितने मिल रहे थे, हमने ज्ञात किया था 112, भाग दे देंगे 112 का, तो ये निकल के आ जाएगा 210, तो यहाँ आ जाएगा 210, सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला है कि 69,853 में के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए घन में इकाई का अंक पूछा है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, वो जो भी हो। घन पूछा है, इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो घन पूछा है इसलिए 3 बार गुणा किया, और 3 का क्यों किया, क्योंकि इस संख्या में 3 इकाई अंक है। 3 त्रिका 9 तिरी 27, अब 27 में इकाई का अंक है 7, तो घन में भी इकाई का अंक क्या होगा 7, तो 7 इज अ राइट आंसर। चर सहित सही समीकरण का चयन करें। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो समीकरण की परिभाषा होती है कि चर की एक ऐसी व्यवस्था, चर और अचर को जब गणितीय संक्रियाओं द्वारा इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनमें दो पक्षों और दोनों बराबर आ रहे हों, मतलब कि सीधा सीधा कि चर और अचर इस प्रकार जुड़े कि उसमें बराबर का निशान कहीं ना कहीं आ रहा हो, वो समीकरण कहलाता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें तो बराबर का निशान कहीं है नहीं, ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसमें ही बराबर का निशान है, और चर अचर एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, मतलब कि थर्ड इज द राइट आंसर। समीकरण यही कहलाता है। अगर आप समीकरण के बारे में और पढ़ना चाहते हैं डिटेल के साथ, तब भी आप हमें बताइए, हम वीडियो पूरा बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपके लिए। क्योंकि समय कम है, तो जो आप कहेंगे हम वही वीडियोस बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 2 के एवं 5x धन ky बराबर ऋण 2 के अद्वितीय हल है। अब आपके लिए बता दें, यह रैखिक समीकरण के शाखा से यह प्रश्न लिया गया है। अब जब किसी समीकरण में, रैखिक समीकरण में अद्वितीय हल होता है, तो उसके लिए ये शर्त होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये शर्त होती है अद्वितीय हल की। रैखिक समीकरण से ये प्रश्न लिया गया है। अब देखिए इसमें a1 और a2 क्या माना जाता है, a1 और ये हो गया a2, b1 और ये b2 x निर्देशांक a1 माने जाते हैं, और a2 इसी प्रकार y निर्देशांक b1 और b2। तो यहाँ पे a1 का मान है 2 और ये a2 का मान है 5, डज नॉट इक्वल b1 है 3 और यहाँ पर b2 है
के। आप देखिए हम इनका त्रिक गुणा करेंगे तो ये k इज इक्वल टू ये k हो गया 5 तिया 15/2 और ये डज नॉट इक्वल टू है तो ये आ गया 15 k बराबर नहीं है 15/2 के। ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि m ऋण 4 और 2 के बीच m ऋण 4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। m के लिए पूर्णांक लिखना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो कोई रेखा मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है ना, जो 4 और 2 के बीच में है, एक बिंदु आ रहा है, इसको उन्होंने नाम दे दिया है m। तो वो कह रहे हैं इसके लिए आपको बताना है पूर्णांक क्या होगा। ये ऋण 4 और 2 के बीच ये मध्य बिंदु में बिल्कुल आ रहा है तो आप इसको संख्या रेखा से भी ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ ऋण 4 और ये 2, फिर इसको लिखेंगे 1 0, ठीक है। आप इस प्रकार ले जा सकते हैं, वरना सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि जब भी कोई मध्य बिंदु पूछा जाता है तो बाकी के 2 निर्देशांकों को हम जोड़ देंगे। तो ऋण 4 धन 2 और भाग दे देंगे 2 का, तो यह आ जाएगा ऋण 2/2। तो आंसर आ गया ऋण का 1 मतलब -1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.01 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मित्रों वर्गमूल की जो ट्रिक है उसकी वीडियो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां से वर्गमूल ट्रिक से कैसे ज्ञात करें आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए सॉल्व करके बता रहे हैं भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिक आप हमारे बाकी वीडियोज में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके लिए मिल जाएगा। अब देखिए ये 23.04 का जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए भाग विधि होती है कि हम 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 23 और 0 ये 2 2 जोड़े बन गए। अब यहाँ हमें ऐसी संख्या यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी, दोनों ऐसी संख्याएं लिखना है जिनका गुणा करने पर 23 से कम आए, मतलब कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है जो 23 से कम आए, जिनका पूर्ण वर्ग। देखिए 23 के पास आता है 25 जो 5 का वर्ग है, 25 ज़्यादा है। हमें कोई कम संख्या लिखनी है, 16 आता है पूर्ण वर्ग, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 और 4, तो ये आ गया कितना 16। अब यहाँ पर फिर से 4 लिखा जाएगा, इन दोनों के लिए जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 8। 23 में से 16 हम घटा देंगे तो कितना बचा 7। यहाँ पर आ जाएगा 7.04। मित्रों मैं इसलिए आपके लिए बता रही हूँ ताकि आपको भाग विधि का भी नॉलेज हो जाए। अब देखिए आपने 0.04 लिख दिया तो यहाँ भी हम 0.0 लिख देंगे। अब यहाँ पर और यहाँ पर एक सी संख्या लिखी जाती है हमेशा, तो ऐसी संख्या लिखनी है जिनको गुणनफल करने पर इकाई में 4 आए। अब देखिए 2 दूनी 4 होता है या फिर 8 8 64, मतलब कि इकाई में कितना आएगा 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 और यहाँ भी लिखेंगे 8, तो 88 8 हो जाते हैं 704। बस ये कट जाएगा, हमारे लिए आंसर मिल गया 4.8 इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर ऋण 5 है। अब देखिए मित्रों अंतर पूछा क्या है कि किनका अंतर ऋण 5 है, या फिर आप कह सकते हैं 5 है जिनका अंतर, आपको वो बताना है। अब देखिए आप अगर इनको घटाएंगे, ऋण 2 में से आप ऋण 7 घटा रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, ऋण का 9 आ जाएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं है। अब आप 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, या फिर आप 6 में से आप 11 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा ऋण 5 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया राइट आंसर, सेकंड इज अ राइट आंसर। आप और किसी प्रकार से बाकी की संख्या को घटाएंगे तो आपको ऋण 5 या 5 आंसर नहीं मिलेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप या परिधि जिसे हम कहते हैं वह हमें ज्ञात करना है, और एक अन्य आधार कह रहे हैं कितना है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, इसकी जो ऊंचाइयां होती हैं ये बराबर होती हैं। ये दी गई है 8 है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 104 है, आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 है, मतलब कि ये ऊंचाई कितनी है 8 है, ठीक है। एक अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है, अन्य आधार कह रहे हैं कितना है 9 सेंटीमीटर, तो वो ये वाला आधार नहीं है जिसके अनुदिश उन्होंने ऊंचाई कही है, दूसरा आधार है, मतलब कि ये माना जाएगा। तो ये कितना है 9 है, तो वही कह रहे हैं इसकी परिधि आपको
ज्ञात करनी है, इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, क्षेत्रफल दिया है, तो हमें ये वाली दूरी जो है ज्ञात करनी है, इसको हम x मान ले रहे हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। जब तक ये ज्ञात नहीं होगी हम परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो x ज्ञात करने के लिए हमें पता है क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार हो गया x गुणित ऊंचाई हो गई 8 बराबर क्षेत्रफल दिया गया है 104। 8 से आप 104 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 13। मतलब x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी हो गई 13। मतलब कि ये 13 है, ये 9 है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। और ये x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 13। अब परिमाप, किसी भी आकृति का जब आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र होता है उसकी समस्त बाहरी भुजाओं का योग। तो 13 धन 9 धन 13 धन 9, ठीक है। आप जोड़ देंगे चारों भुजाओं का योग, तो आपके लिए जो परिधि या परिमाप एक ही बात है, तो यहाँ परिधि आपके लिए मिल जाती है। योग करने पर कितना आ जाता है 44। तो 44 सेंटीमीटर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 6xy का वर्ग ऋण 11 में x का गुणांक है। अब देखिए x का गुणांक पूछा गया है, तो इस पूरे में x के साथ गुणा में जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो गुणा में जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो ऋण 11 है ये तो ऋण के साथ जुड़ा हुआ है, ऋण का चिन्ह है, मतलब x से अलग हो गया। अब बस हमें इतना देखना है, इतने में कौन कौन बचा, 6y का वर्ग और ये x है, मतलब कि x के साथ किस में है, गुणा में। तो 6y का वर्ग इज द राइट आंसर। और अगर कभी पूछ लिया जाए संख्यात्मक गुणांक, अगर कभी पूछे यहाँ गुणांक लिखा हुआ है तो 6y का वर्ग हो गया। अगर पूछे संख्यात्मक गुणांक पूछते हैं तो वो हो जाएगा सिर्फ 6, ठीक है। बाकी ने संख्यात्मक नहीं पूछा, गुणांक पूछा है, तो वो 6y का वर्ग हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला है, एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। कितना भरा हुआ है 2/3। मान लीजिए ये ड्रम है, 2/3 इसको भर दिया है। ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर और चाहिए है। अब तब ड्रम की क्षमता का निर्धारण करें। अब देखिए 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। 2/3 का मतलब क्या है कि पूरा ड्रम कितना है, पूरा ड्रम है 3 में से 2 हिस्से भर दिए हैं और एक हिस्सा भरना भी और बाकी है। देखो 2/3 लिखा है, मतलब कि 3 है कुल और 2 हिस्से भर दिए गए हैं और एक हिस्सा भी बाकी है। और बाकी हिस्सा भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है। तो जब एक हिस्सा भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है, तो इसी प्रकार 3 हिस्से भरने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, 3 गुणित 50 गुणा कर दिया तो आ गया 150 लीटर। देखो मित्रों कितना सरल होता है ये प्रश्न, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने का होता है। अगला है कि ऋण 3 गुणित 3, आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न, ऋण 3 गुणित 3 बटा 2 गुणित 7 धन 5/2 गुणित 3/7। देखिए इनका हर ध्यान से देखिए 2 गुणित 7 ही है दोनों में, तो हम 2 गुणित 7 ही लिखेंगे। इसके बाद ऊपर लिखा है ऋण 3 गुणा 3, मैं बड़ी में लिख दूँ, ऋण 3 गुणा 3 धन 5 गुणित 3। तो यहाँ ये हो जाएगा 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, धन 5 तिया हो जाएगा 15 और यहाँ पे है 2 गुणित 7। 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो आएगा 6, बटे में था 2/7, 2 एकम 2, 2 3 6, तो आंसर आ गया 3/7। 3/7 इज द राइट आंसर। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। क्या कह रहे हैं कि ए बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है, मतलब कि ए में अगर आप 3 का भाग देते हैं तब आपके लिए क्या मिलता है, तब आपके लिए बी मिलता है। फिर कह रहे हैं कि सी का मान ये कितना दे रहे हैं, 75 है, जो कि ए से कितना अधिक है, 30 अधिक है, जो कि ए से 30 अधिक है। मतलब कि कह रहे हैं कि जब सी में से आप ए को घटाएंगे तो आपको क्या मिलता है, 30 मिलता है। या फिर आप सीधा सीधा घटा सकते हैं, सॉरी पूरा चला गया, हम फिर से लिख ले रहे हैं एक बार। देखिए पहले क्या कहा था, ए
में 3 का भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, b मिलता है। c बराबर 75 दिया है, जो a से कितना अधिक है, 30 अधिक है। तो c में से आप 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो c कितना है, 75। तो 75 में से आप जब 30 माइनस कर देंगे तो कितना मिलता है, 75 में से आप 30 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। 45 मतलब कि क्या है, a। ठीक है, c में से 30 कम करेंगे तो a मिलेगा, 75 में से 3 कम किया तो 45, जो आ गया a का मान। अब हमें से पूछा क्या क्या, b का मान ज्ञात करें। b का मान ज्ञात करने के लिए हमें a में भाग देना है 43 का। अब a कितना है, 45, a 45 है, 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 15, और यही 15 क्या है, b का मान है। तो 15 इज द राइट आंसर। मित्रों, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट से, और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सके। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 3x माइनस 2y का वर्ग, इसका आपको विस्तार करना है। तो हमने सर्वसमीका पढ़ रखी है, a ऋण b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। बस यही चीज़ यहाँ पर हमें क्या करनी है, अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले a का वर्ग मतलब कि 3x का वर्ग, 3x का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, और x का वर्ग हो गया x का वर्ग धन b का वर्ग, b का मान है ऋण 2y। ठीक है ना, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4, y का वर्ग क्या हो जाएगा, y का वर्ग मतलब कि y का वर्ग। अब यहाँ पर 2 है तो 2 गुणित 3x और गुणा 2y, 3x गुणा 2y, ये x लिखा हुआ है। ठीक है, 3x गुणा 2y गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9x का वर्ग धन 4y का वर्ग ऋण 12x y। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी हो, अगर सर्वसमीका पढ़ी है तो आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल आसान है। ये हो गया इसका राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है, a गुणित a गुणित a गुणित b गुणित b गुणित b को किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला इन्होंने कहा है 3 के ऊपर ab की घात, जो कि गलत है। दूसरा a के ऊपर b की घात, b के ऊपर a की घात, ये तो साफ साफ दिख रहा है गलत है। अब देखिए तीसरा इन्होंने कहा है a b के ऊपर 3 की घात। यहाँ हम गिनेंगे, a की संख्या कितनी है, 3 है, b की संख्या भी 3 है, और जब लिखा होता है x गुणित x तो आप इसको कैसा लिखते हैं, x का वर्ग लिखते हैं। इसी प्रकार जब a गुणित a लिखा है, जब 3 बार a है तो ये क्या हो गया, a के ऊपर 3 की घात। इसी प्रकार b के ऊपर भी 3 की घात, क्योंकि b 3 बार है। और ये घातांक के नियम के अंतर्गत मैंने पढ़ा है। हाँ मित्रों, अगर आपने घातांक के नियम नहीं देखे हमारी वीडियो तो आप वो ज़रूर देख लीजिए। मैंने नंबर सिस्टम की 4 से 5 वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं, बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा उन वीडियो से। अब देखिए घातांक के नियम के अंतर्गत आधार अलग अलग और घातें एक समान होने पर हम एक कोष्टक के अंतर्गत लिख के इनके ऊपर घात लगा सकते हैं। तो a b के ऊपर 3 की घात इज द राइट आंसर। मित्रों, वीडियो के अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। इसके साथ साथ आप गणित के और कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।